सवाल और परिचय आदरणीय डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी से हैं, जिनके सांसद रहते हुए भी मुझे इनके कई सारे कार्यक्रमों का संचालन करने का अवसर मिला और इसके बाद भी लगातार इनका स्नेह, मार्गदर्शन और प्रेरणा हमें मिलती रही है। बीजेपी के अभी आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। नागौर की राजनीति आपके प्रभाव में या प्रदेश में और देश में ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा जो कहती है वो करती है, उसको अफसरों को और सरकार को मानना पड़ता। इस ताकत का राज और एक बुलंद हौसलों की कहानी क्या है? धन्यवाद किवाड़ा जी, आज आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि सारी पोल पट्टी सामने स्टेज पे ही खुलवाना चाह रहे हो। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने कितने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और वास्तव में ये बात सही है कि आज मेरा यहाँ पे आना इस कार्यक्रम की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मेरी दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। मैंने आपसे भी मैसेज करवाया था कि शायद मेरा आना संभव ना हो पाए, पर उन्होंने बोला हमने प्रोग्राम रखा है और आप में से कई लोगों के चेहरों से मैं परिचित हूँ, कई लोगों के नामों से मैं परिचित हूँ, तो उन्होंने कहा प्रोग्राम रखा है तो अब आओगे नहीं तो हमारा मामला तो ढीला पड़ जाएगा। मैंने कहा बात ठीक है, अगर हम ही नहीं जाएंगे और फिर सशक्तिकरण की बात करेंगे तो बातें तो थोड़ी रह जाएंगी। मेरी कहानी शायद यहाँ पे उपस्थित कई लोगों से अलग भी हो सकती है। यूं कह सकते हैं कि राजनीति धरोहर में मिली, करने को और भी बहुत कुछ कर सकते थे, सक्षम थे, पढ़ाई में भी ठीक थे, दिमाग भी ठीक ठाक ही चलता था, हाथ पैर भी चलते थे, खेलों में भी थे। इतने मेडल तो नहीं लेकर आए, नेशनल वैशनल तक तो हम भी पहुंच गए थे जितने कृष्णा जी लेकर आए। लंबे तगड़े भी हैं, तगड़े भी हैं। मुक्केबाजी का अगर होता, मैं कहूँ चुनाव नहीं होकर के अगर मुक्केबाजी का फैसला होता तो आज मुख्यमंत्री ये होती। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा समाज, मैं तो ये, आपने राजनीति से जुड़ा हुआ एक प्रश्न करा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी परवरिश वास्तव में स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा के साथ में दिल्ली में जब वो सांसद थे, तो मेरा जन्म भी उसी घर में हुआ था और मेरी परवरिश भी वहीं पे हुई थी। तो हमने बचपन से राजनीतिक माहौल देख रखा था घर में। बड़े हो गए, डॉक्टर बन गए, शादी भी हो गई, किस्मत अच्छी थी, परिवार ऐसा मिला जो कि बहुत फॉरवर्ड लुकिंग था, कोई रोक टोक नहीं होती थी। आप जितनी आज़ादी हम दोनों बहनों को घर में मिली, किस्मत वाली हैं हम दोनों की, जब ससुराल गई तो वहाँ पर भी उससे सवाई आज़ादी मिली। और उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं शादी नई नई हुई और गई तो मैं एक दिन शाम को बैठ के मेरे ससुर जी से हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने आते ही कह दिया था, बोले सारी जिम्मेदारी जो है वो ज्योति को संभला दो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले देखो, मैं मेरा बुढ़ापा सुधार रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई बहू आती है तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं और फिर जब वो बच्चे हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर चौधर तो उसी की चल रही होती है और बुढ़ापा हमारा खराब होता है, तो हम तो आज से ही सीधा करेक्टिव मेजर ले लेते हैं, आज से ही सब तेरे भरोसे। तो मुझे ये बड़ी ओपननेस बड़ी अच्छी लगी थी। और एक चीज़ जो हम सब महिला, जिनको आप सशक्तिकरण के उदाहरण के रूप में आज देख रहे हैं, चाहे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे सामने आए हुए लोग हैं, या जिनके नाम लिए जाते हैं, उन सब में एक चीज़ जरूर आपको कॉमन मिली होगी और वो है कि उनके परिवार वालों ने उनको हमेशा सपोर्ट करा है। क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारियां भी अलग तरीके की होती है। जैसे अभी मैंने कभी कोई पुरुषों का प्रोग्राम नहीं देखा, कई प्रोग्राम अटेंड करे जहाँ पर, जैसे मेरी इस बहन को, छोटी बच्ची को साथ लेकर के आना पड़ा है, किसी पिता को मैंने नहीं देखा कि बच्चे को हाथ में लेकर के आया वो। तो जिम्मेदारियां सबको निभानी पड़ती है, उनको प्रोग्राम अटेंड करना था तो बच्चे को साथ लेकर के आई हैं यहाँ पे। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बात होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से मिले, चाहे राजनीति के फील्ड में मिले, चाहे आपको किसी प्रशासनिक उसमें मिले या खेलों के अंदर, किसी भी फील्ड में अगर आपको आज़ादी मिलती है और अगर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो तो आपको देने का प्रयास करना चाहिए। और जाटनियाँ तो भाई एक समय से ही गीता में गाइजती है, इन गीता जी के नहीं, मतलब वो वाली गीता जिसको गाते थे उस वाली गीता के अंदर। हम सब जिस समाज से आते हैं, हमने महाराजा सूरजमल की तो इतनी कथाएं सुनी है, उनके बारे में हमने इतना कुछ सुन रखा है, लेकिन
ये बात कितने लोग जानते हैं कि सूरजमल जी की जो असली ताकत थी वो इसलिए थी क्योंकि उनके पीछे हमेशा सहयोग जो था वो किशोरी देवी जी का रहा था। तो ये तो भाई एक सिक्के के दो पहलू हैं, और एक गाड़ी के दो पहिए कह लो, साइकिल के दो पहिए कह लो, तो ये तालमेल बिठा करके चलने वाली बात है। मुझे ऐसा माहौल मिला किवाड़ा जी जिससे राजनीति में आना मेरे लिए आसान रहा। जिस तरफ ससुराल में भी राजनीति, मेरी मदर इन लॉ जो है वो मंत्री रह चुकी थी, तो मैं उस मामले में काफ़ी लकी रही हूँ। शायद कुछ लोग इतने लकी ना रहे हों, पर जो यहाँ लोग बैठे उनसे मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि भाई जिसको जिस फील्ड में आगे बढ़ने का और किसी को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का मौका मिले तो ऐसा मौका हमें नहीं चूकना चाहिए। समाज की दृष्टि से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, अगर एक जना परिवार में आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कई जो पुश्तें हैं वो पीछे पीछे फल जाती हैं। अभी जिसके जो योगदान जो आप कर सकते हो, हमारा परिवार एक, मैं आप लोगों के बीच में भी कहना चाहूँगी इस चीज़ को कि जिनमें प्रतिभावान बच्चे होते हैं और बच्चियाँ होती हैं, हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसमें समाज के बच्चों को जो आईएएस का प्रीलिम क्लियर कर लेते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनको इंटरव्यू से के उनका मेंस की तैयारी का काम जो है वो हॉस्टल में रख के, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों हमारी समाज से जो आती हैं, उनको दिल्ली में रह करके हम उसको एक बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। और अपने उस हॉस्टल से आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा सुन करके कि नहीं करते 250-300 बच्चे जो हैं वो जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें आए हैं, जिन जो कभी उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था या उनके लिए कोई रास्ता खोलने वाला नहीं था। तो दिल्ली में है सब, आप बताएंगे तो मैं आप हॉस्टल है हम लोग ही चलाते हैं सर, और जाट समाज के कुछ लोगों की कमेटी बना रखी है। कर्नल सिंह जी जो ईडी हुआ करते थे पहले वो उसको देखते करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग दिल्ली में राजेंद्र नगर में जहाँ सारी जगह, वहाँ एक्चुअल में उसकी भी इंस्पिरेशन ये रही थी कि कई समाजों ने ऐसी संस्थाएं पहले खोल रखी थी, तो वो लोग उनको इंटरव्यू में तैयारी करवाते थे, बच्चों को मेंस की प्रिपरेशन कराते थे, अलग अलग समाजों ने खोल रखी थी। तो फिर हम लोगों ने भी देखा कि भाई हम समाज को क्या दे सकते हैं। नाम तो आप उसको जाट संस्था ही कह लो, ऐसा JY के, सही कह रहे हो, पर हाँ बट उसका कोई वैसे मीनिंग नहीं है, बट वो जाटों की संस्था है बेसिकली। अगर कोई जानना चाहेंगे तो मैं जी, और अभी भी वहाँ पे 70-80 बच्चियों के रहने की व्यवस्था है। अगर उससे ज़्यादा की व्यवस्था होगी तो भी परिवार ने कह रखा है भाई हमारे में जितना सामर्थ्य है, हम आप लोग प्रतिभाएं लेकर के आओ, हम उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरीके की एक शुरुआत हम कर सकते थे, इसलिए हमने करी। कोई छोटी शुरुआत कर सकता है तो उसको भी करनी चाहिए, और ये शायद समाज को वापस लौटाने का हम लोगों का तरीका होना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट की एक फील्ड ढूंढ लें, या हम हमारे इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से या हमारे राजनीतिक स्टेटस के हिसाब से या जिस भी रूप में, अगर आप एक जने के लिए भी करेंगे, कोई कहेगा भाई इससे कोई दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, पर शायद उस एक इंसान की दुनिया बदल सकती है जिसको सहारा आप लोग देंगे। यही सोच रख करके हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था, इसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। और एक बार पुनः आप सबको मैं सिर्फ यही कहूँगी, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये बात आपने ठीक कही थी कि जब तक आप महिलाएं एजुकेटेड नहीं होंगी, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल ये नहीं है कि आपको डिग्री क्या मिली, धन अर्जित करने के लिए, नौकरी करने के लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं होता है। आपके दिमाग के दायरे खोलती है एजुकेशन, उसका सबसे बड़ा योगदान ये होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, सिर्फ डिग्रियों के लिए नहीं, ताकि वो जो अपना पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सकें, दुनिया में अगर आए वो कामयाब बन सकें, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहे जा सके। और अब ये समय चला गया जब कोई कहता था ये बेटा है और ये बेटी है, तो आने वाले समय में तो ऑलरेडी मैं देखती हूँ कि कई जगह ऐसी दिक्कतें आने लग गई। हरियाणा में मेरा ससुराल है, आज अगर वहाँ पे लड़के अगर है तो शादी करने के लिए, मतलब एक अच्छी बच्ची अगर उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है तो 25-25 रिश्ते वाले पीछे पड़े रहते हैं। तो हमारी बच्चों को हम काबिल बनाएं, और मैं समझती हूँ कि बाकी सब चीज़ें जो है वो अपने आप फॉलो करती हैं। घर की माँ अगर पढ़ी लिखी होती है तो बच्चे भी अच्छे होंगे, परिवार भी ढंग से चलेगा, सास ससुर की सेवा भी कर पाएगी, हेल्थ का भी ध्यान रह पाएगा। तो वो अगर एक गुरु मंत्र है तो वो ये है कि भाई माँ को पढ़ा लो, बाकी सब चीज़ें ज़्यादातर वो कहते हैं ना कि दिल फॉल इन प्लेस, वो वाली बात है। आप सबसे यहाँ मिलने का मौका मिला, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में कृष्णा जी भी आई हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है इनको जब भी देख करके, क्योंकि इन्होंने अपने दम पे अचीव करा है जो इन्होंने अचीव कर रखा है। इसलिए
इन सभी लोगों का, हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष भी आप लोगों के बीच में है, तो देखिए ये भी जो सुन रहे हैं ये सब जा करके अपने जो भाई बंद है उन सबको जा करके समझाएंगे कि महिलाओं ने ये मैसेज दे करके भिजवाया, तुम सुधर जाओ। राजा राम जी आपसे विशेष गुजारिश है मेरी। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर प्रेरणा आपने दी है।